हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट एरे। मैं रिजवान अहमद अंसारी। अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं आज आप लोगों के लिए फंक्शन टॉपिक लेकर के आया हूँ। फंक्शन कैलकुलस एक किताब है। कैलकुलस का फर्स्ट चैप्टर है फंक्शन। कैलकुलस बहुत ही इम्पोर्टेंट कह सकते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बुक है। कैलकुलस के बाद अलजेब्रा की बारी आती है। हालांकि अलजेब्रा के बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट जो है कैलकुलस में यूज़ होते हैं, लेकिन कैलकुलस जो है ना वो IIT JEE के लिए या अदर कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए है ना, कैलकुलस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप BSc करें, MSc करें, उसमें देखेंगे बड़े लेवल पे कैलकुलस का जो है ना यूज़ किया गया है। तो आज मैं आप लोग के लिए फर्स्ट चैप्टर फंक्शन, जिसको हिंदी में फलन कहते हैं, वो स्टार्ट कर रहा हूँ। और अक्सर आप थंबनेल पे देखेंगे लिखा हुआ ग्राउंड फ्लोर ऑफ कैलकुलस बिल्डिंग, यानी एक बिल्डिंग है। जस्ट मैंने ऐसा एज्यूम किया कि कैलकुलस को अगर मैं एक बिल्डिंग मानूं तो उस बिल्डिंग का जो ग्राउंड फ्लोर है, यानी कि उसके ऊपरी मंजिल जो भी है, फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर या टॉप फ्लोर, जो भी आप देखें वो सब के सब, कोई भी बिल्डिंग के जितने भी ये फ्लोर है, ये सब जो है ग्राउंड फ्लोर और फाउंडेशन पे जो है टिकी होती हैं। अगर ये कमजोर हो गए तो सारी की सारी बिल्डिंग जो है, फ्लोर जो है, वो टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे। तो इसलिए ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग थी, जिसकी वजह से मैंने लिखा ग्राउंड फ्लोर ऑफ कैलकुलस बिल्डिंग। तो देखते हैं, क्योंकि फंक्शन अगर आपका क्लियर नहीं है तो लिमिट क्लियर नहीं होगा, लिमिट नहीं तो कंटिन्यूटी नहीं, कंटिन्यूटी नहीं तो डिफरेंशिएबिलिटी नहीं, डिफरेंशिएबिलिटी नहीं तो डिफरेंशिएशन नहीं, फिर एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा, रेट मेजर, अप्रोक्सीमेशन, रॉल्स एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ये सब जो भी है सब कमजोर पड़ जाएंगे। और ये सब के सब डिफरेंशियल कैलकुलस के लड़के हैं, बच्चे हैं। फिर इनका दूसरा भाई इंटीग्रल कैलकुलस, ये देखा जाए तो डिफरेंशियल कैलकुलस का ठीक ऑपोजिट है। यानी हमें डेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और डेफिनेट के लिए अनडेफिनेट का आपको जो है आना बहुत जरूरी है, अनडेफिनेट इंटीग्रेशन। और अनडेफिनेट तभी आएगा जब आपको डिफरेंशियल कैलकुलस के पोर्शन आएंगे, डिफरेंशिएशन आएगा, फंक्शन का कॉन्सेप्ट आपके पास रहेगा, कंटिन्यूटी का कॉन्सेप्ट रहेगा, तब आएगा। और जब ये सब गायब, डेफिनेट इंटीग्रेशन गायब, तो एरिया बाउंडेड बाय कर्व तो वैसे भी गायब हो जाएगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगा। फिर डिफरेंशियल इक्वेशन रहे ना रहे क्या फायदा, क्योंकि उसमें भी डिफरेंशिएशन का कॉन्सेप्ट है। मैं ये सब इंट्रोडक्शन दे रहा हूं आपको। यानी अगर मैं बात करूं कैलकुलस की, तो इसके दो बच्चे, एक डिफरेंशियल कैलकुलस और एक जो है इंटीग्रल कैलकुलस। अब डिफरेंशियल कैलकुलस में हमें पढ़ना है फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल कोफिशिएंट भी कहते हैं उसे, और AOD, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, जिसमें चैप्टर्स है रेट मेजर, dy/dx एज अ रेट मेजर, एरर एंड अप्रोक्सीमेशन, टेंजेंट एंड नॉर्मल, रॉल्स एंड लाग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, मोनोटोनिसिटी यानी इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, मैक्सिमा मिनिमा एंड अप्लाइड प्रॉब्लम्स ऑन मैक्सिमा मिनिमा। उसके बाद हमें इंटीग्रल कैलकुलस में पढ़ना है अनडेफिनेट इंटीग्रेशन, डेफिनेट इंटीग्रेशन, एरिया बाउंडेड बाय प्लेन कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेई के हिसाब से। शुरू में आपको ये 2-3 मिनट या 2-4 मिनट की आपको लेक्चर जब बकवास लगे तो आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि हमें प्लान करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, तो अगर आप चैनल पे नए हैं, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूर दराज देश तक फैलाएं, जहां पे हिंदी भाषा के छात्र हैं जो हिंदी समझ सकते हैं, क्योंकि वैसे भी अंग्रेजों को तो समझ में आएगी नहीं हिंदी, है ना। गाली भी देकर के चले जाओ तो बोलेंगे ओ ओ ओ कमान। चलिए तो शुरू करते हैं फंक्शन। देखिए बेटा, फंक्शन में मैं बात करूं तो हमारे चारों तरफ जो है वेरिएबल ही है। देखा जाए तो हमारे आसपास रहने में जो देखेंगे ना, वेरिएबल है, बहुत सारी चीजें वेरिएबल है। मैं एक छोटा सा एग्जांपल आपको दे रहा हूं कि एक क्लासरूम है, उस क्लासरूम में बहुत सारे स्टूडेंट हैं। ठीक है, तो क्लासरूम के अंदर जो स्टूडेंट है वो, और क्लासरूम के अंदर जो ऑक्सीजन है वो दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे से रिलेटेड हैं। लेकिन उसी क्लासरूम के अंदर वाले स्टूडेंट और क्लासरूम के बाहर का जो टेम्परेचर है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। बात समझिएगा मेरी। यानी हमारे चारों तरफ जो है वेरिएबल हैं, और वो उसमें से कुछ एक दूसरे से लिंकअप है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, और कुछ एक दूसरे से नहीं जुड़े हुए हैं। हमारे यहां फंक्शन पे जो बात होगी वो वेरिएबल से रिलेटेड ज्यादा बात होगी।
वेरिएबल्स का बात है ही इसमें, यह ध्यान में रखिएगा। हमें सबसे पहले पढ़ना है कि फंक्शन है क्या, इसका डेफिनेशन। लेकिन मैं उसके पहले आपको बैकग्राउंड इसका दे रहा हूं। फंक्शन को मैं डीपली समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि फंक्शन बच्चे समझ जाएं, वरना अक्सर जो देखेंगे बच्चा अक्सर ये लिखने का ट्रेंड बन चुका होता है, y इक्वल टू एफ एक्स ऐसे करके चलते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, लिखते हैं। लेकिन हमें जो है समझना है कि ये एफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स है या एफ एक्स है, या ये क्या लिखा है, इसका मतलब क्या होता है और ऐसा क्यों लिखते हैं, ये चीज मैं आपको इसमें बताऊंगा डीप अप्रोच के साथ। वीडियो थोड़ी लंबी जरूर होगी, मुझे उम्मीद है, लेकिन आपको समझ में पूरी आएगी, ये मेरी गारंटी है आपके साथ। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहली मैं बात करता हूं कि मैं कुछ यहां पे नंबर्स के बारे में मैं लिख रहा हूं, कुछ नंबर्स मैं यहां लिख रहा हूं, यानी मैं यहां ऐसे लिख रहा हूं 1 1 2 4 3 9 4 16 5 25। आप कुछ पकड़ रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पे? अरे यार, एक छोटा सा बच्चा होगा वो भी यहां चिल्ला करके बोलेगा कि पापा पापा आप तो यहां ध्यान दो, यहां इधर वाली जो नंबर्स हैं, इधर वाली नंबर्स का होल स्क्वायर है। मिलाइए, सही है कि गलत है? समझ में आ रही है कुछ बात? यानी ये जो है क्या है, 1 का स्क्वायर है। ये देखिए तो ये 1 क्या है, इस 1 का स्क्वायर है। ये 4 क्या है, इस 2 का स्क्वायर है। 9 क्या है, 3 का स्क्वायर है। 16 क्या है, 4 का स्क्वायर है। 25 क्या है, 5 का स्क्वायर है। यानी आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि राइट साइड वाली जो नंबर्स हैं वो स्क्वायर हैं लेफ्ट साइड वाली नंबर्स का। यानी 1 जो है बदल जा रहा है 1 स्क्वायर में, 2 बदल जा रहा है 2 स्क्वायर यानी 4 में, 3 बदल जा रहा है 3 स्क्वायर यानी 9 में। यानी अगर ऐसे पैटर्न को अगर सजा करके लिखना रहे तो मैथमेटिकल फॉर्म में अगर मैं लिखने की बात करूं तो इनके जगह पे मैं एक वेरिएबल इंट्रोड्यूस कर रहा हूं x, एक वेरिएबल में x इंट्रोड्यूस कर रहा हूं। और इस चीज को क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं कि x जो है बदल जा रहा है x स्क्वायर में? बोलिए, लिख सकते हैं कि नहीं? यानी राइट साइड वाली नंबर जो है, देख रहे हैं, लेफ्ट साइड वाली नंबर के साथ एक पर्टिकुलर रूल, एक खास रूल के तहत जो है काम कर रही है, एक खास नियम के तहत काम कर रही हैं। यानी इस नंबर का स्क्वायर हो जा रहा है। तो यहां रूल क्या है, यहां पे रूल क्या है, स्क्वायर है रूल, स्क्वायर ऑफ एक्स। आ गई बात समझ में? यानी इसका मतलब मैं ये कह सकता हूं कि अगर मैं नंबर 1 लूं तो इसका स्क्वायर, यानी एक मैंने रूल का नाम दे दिया f, एक मैंने रूल का नाम क्या दे दिया, f दे दिया। यानी इस f का काम क्या होगा, जो स्क्वायर कर देगा x का, यानी उस नंबर का। यानी अगर मैं इस 1 के साथ f लगा दूं तो ये 1 का स्क्वायर कर देगा, यानी 1 आ जाएगा। मैं यहां 2 लूं, 2, तो f का नाम क्या है, f जो है मैंने एक रूल असाइन किया है, मैंने एक रूल इसको दिया है कि f जहां भी देखेंगे हम समझेंगे कि स्क्वायर कर देना है, जिसके साथ f लगा रहेगा। तो 2 के साथ अगर f लगा रहेगा तो इस 2 का स्क्वायर कर देना है। 3 के साथ f लगा रहेगा तो 3 का स्क्वायर कर देना है। 4 के साथ f लगा रहेगा तो 4 का स्क्वायर कर देना है। तो अगर हमारा x के साथ f लगा रहेगा तो x का स्क्वायर कर देना है। अब बात कुछ पकड़ में आई जो लिखा रहता है? इसी चीज को आप ऐसे लिखते हैं कि when we putting x equal to 1, x equal to 2, x equal to 3, x equal to 4, then we get 1 4 6 1 4 9 16 25, just like, क्लियर है? तो आप ये चीज समझ में आ पा रही है कि मैं क्या कह रहा हूं? यहां पे मैं एक वेरिएबल ले रहा हूं, इसके साथ मैं यहां एक रूल असाइन कर रहा हूं f। जरूरी नहीं है कि f, आप चाहे तो g, जरूरी नहीं है कि g और f, आप चाहे तो फाई, साई, कोई भी आप यहां वेरिएबल ले सकते हैं और कोई भी रूल असाइन कर रहे हैं उसके लिए एक नाम ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं एक दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूं, जस्ट लाइक ऐसे कि मैंने क्या किया, यहां 4 रखा, क्लियर है बेटा, या 8 रखा, 8, और मैंने एक रूल जो है f असाइन किया। क्या असाइन किया f के बारे में कि f इज अ रूल, f क्या है, एक रूल है, दैट, जो कि क्या है, क्यूब रूट ऑफ
क्यूब रूट ऑफ का रूल है, यानी एफ का नाम जो है क्यूब रूट है। यानी अगर मैं एफ यहां लगा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, एफ का नाम क्या है, क्यूब रूट। तो क्यूब रूट एफ ऑफ 8 इक्वल टू 2। क्यूब रूट ऑफ, बात जरा ध्यान से समझिएगा, क्यूब रूट ऑफ 27 इक्वल टू 3। क्यूब रूट ऑफ 64 इक्वल टू 4। यानी क्या मैं ऐसे कह सकता हूं कि क्यूब रूट ऑफ एक्स, सॉरी, ऐसे कह सकता हूं, ऑफ कोर्स कह सकता हूं, क्योंकि यहां देखिए, यहां वाली क्वांटिटी जो x है वो अंदर वाली क्वांटिटी का क्यूब रूट है। लेकिन अब यहां पे मामला गड़बड़ है। यहां पे मामला, अब देखिए, यहां f ऑफ x लिखते थे, यहां क्या f ऑफ x क्यूब है। तो जरा आप समझिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा कि यहां x है और यहां क्या है, x क्यूब है। अगर आपको इसके जगह पे f ऑफ x के जैसा बनाना है तो आप इसे बदल दीजिए पहले। यानी मैं चाहूं तो इसको ऐसे लिख सकता हूं, f ऑफ x इक्वल टू x की पावर 1/3। ये चीज आप जरा ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते, तो अब मेरा यहां पे ये ऐसे लिख देना, आपको जो तिलमिला गया कि यार ये कैसे लिख दिया, तो देखिए आपको कॉन्सेप्ट आपको क्या दे रहा हूं कि ये जो अंदर वाली जो एलिमेंट है, ये जो अंदर वाली एलिमेंट है, इसको हमने क्या किया ना, t मान लिया, x क्यूब को हमने t मान लिया और यहां से x की वैल्यू निकाला तो t टू द पावर 1/3 आ गया। फिर मैंने यहां पे देखा, यहां पे ले जाके भरा तो x क्यूब की जगह t भर दिया और x की जगह क्या वैल्यू आई, t टू द पावर 1/3। तो ये मेरा हो गया। यानी अगर हम चाहें तो f ऑफ x इक्वल टू x टू द पावर 1/3 लिख सकते हैं। अब बच्चा सोचेगा कि सर यहां t है, यहां x है। अरे कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप अगर इधर वेरिएबल चेंज कर देंगे फंक्शन में तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। f ऑफ t इक्वल टू अगर t में दिया है तो आप ऐसे लिख सकते हैं। यानी मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैंने कहीं लिख दिया f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1, या कोई लिख दिया f ऑफ t इक्वल टू t प्लस 1, या कोई लिख दिया f ऑफ z इक्वल टू z प्लस 1, या कोई लिख दिया f ऑफ u इक्वल टू u प्लस 1, ये सब अलग अलग नहीं है, एक ही है, सिर्फ वेरिएबल चेंज है x t u z, बस और कुछ नहीं। ऐसा नहीं कि यहां x की जगह t करें। हां, ये ध्यान में रखिएगा कि ऐसे ना लिख देना बेटा, ऐसे f ऑफ x इक्वल टू x प्लस 1 है, यहां सिर्फ x को बदल दिया और इधर नहीं बदला, ये गड़बड़ हो जाएगा। और इस तरह के प्रॉब्लम मिलेगा आपको। ये जो मैं बता रहा हूं ना, बकवास नहीं है, इस पे जो है ना IIT JEE मेन का, IIT JEE एडवांस्ड का जो है क्वेश्चन जो है पूछा जा चुका है ना, फंक्शनल इक्वेशन टाइप में, जिसे हमें बदलने का काम करना होता है। तो खैर अभी तो मैं डेफिनेशन भी नहीं बताया, अभी बैकग्राउंड बता रहा हूं आपको कि f जो होता है वो एक रूल होता है, एक नियम होता है जिसके तहत हम काम करते हैं। अब जरा ध्यान दें, आगे हम लोग और चल करके देखते हैं। फंक्शन में जहां तक मैं और बात करूं, ये ध्यान में रखिए, सबसे पहली बात बता रहा हूं कि वेरिएबल जो होता है ना, वेरिएबल यहां फंक्शन के अकॉर्डिंग बात करूं तो दो तरह के होते हैं। एक जो होता है डिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक जो होता है बेटा इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। क्लियर है? यहां हम लोग y को डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और x को इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। यह ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हम एक फंक्शन लिखते हैं y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ऐसा, तो ये y जो है ना वो x पे डिपेंड करता है, लेकिन x किसी पे डिपेंड नहीं करता है। तो हम इस चीज को यही रोकते हैं, इस चीज को आपको समझाऊंगा y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ये कैसे डिपेंड करता है, आपको बिल्कुल अच्छा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेकर के, या मैं समझा ही देता हूं, आप जरा देख लें। ये क्या है, ये सर्कल जिसकी रेडियस जो है 1 मीटर है, ये दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस 2 मीटर है, तीसरा सर्कल जिसकी रेडियस 3 मीटर है, चौथा सर्कल जिसकी रेडियस 4 मीटर है, पांचवा सर्कल यानी जिसकी रेडियस 5 मीटर है। आप क्या देख रहे हो, क्या ऑब्जर्व कर रहे हो यहां पे? मैंने तो ये देखा कि इस सर्कल का जो एरिया है, इस सर्कल का एरिया, इस सर्कल का एरिया, तीसरे वाले सर्कल का एरिया, चौथे वाले सर्कल का एरिया, पांचवें वाले सर्कल का एरिया, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, ध्यान दीजिएगा, सर्कल का एरिया क्या होता है, a इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। हमने क्या देखा कि जैसे जैसे रेडियस में इंक्रीमेंट हो रहा है, जैसे जैसे रेडियस बढ़ रहा है, वैसे वैसे सर्कल का एरिया भी बढ़ते जा रहा है। तो जब सर्कल का रेडियस बढ़ रहा है तो एरिया बढ़ रहा है। यानी अगर मैं कह दूं कि रेडियस में 1 लूं तो एरिया हो जाएगा पाई, रेडियस में अगर 2 लूं तो एरिया हो जाएगा खटिया, खटिया समझते हैं, 4 पाई
4 पाई खटिया। r इक्वल टू अगर मैं 3 ले लूं तो एरिया हो जाएगा 9 पाई। तो क्या देख रहे हैं कि रेडियस जैसे जैसे इंक्रीज कर रहा है, एरिया भी वैसे वैसे पाई के मल्टीपल में इंक्रीज कर रहा है। कुछ समझ में आ रही है बात, पकड़ में आ रही है बात? यानी जस जस रेडियस बढ़ेगा तस तस एरिया बढ़ेगा। तो यूं कह सकते हैं कि एरिया किस पे निर्भर कर रहा है? आर पे। एरिया किस पे निर्भर कर रहा है? डिपेंड किस पे है? आर पे। लेकिन आर किस पे डिपेंडेंट है? किसी पे नहीं, वो मेरे पे है। मेरे पे डिपेंड मतलब मेरे मर्जी की बात है, मैं आर जितना भी लूं। समझिए मैं क्या कर रहा हूं, मेरे दिल का दर्द, मेरे फेफड़े का दर्द समझ में आप समझ में आ रही है बात? ध्यान दीजिए, आर की वैल्यू अगर मैं 10 ले लूं अपने से, तो क्या ए की वैल्यू मैं 50 थोड़ी अपने से ले सकता हूं? नहीं, अब नहीं। आर की वैल्यू जहां 10 लेंगे तो एरिया 100 पाई ही होगा। इसका मतलब क्या है? एरिया जो है बंध गया है आर के साथ। एरिया डिपेंड कर रहा है किस पे? रेडियस पे, सर्कल का। सर्कल का एरिया जो है रेडियस पे डिपेंड कर रहा है। उसी को हम लोग लिखते हैं कि एरिया रेडियस का फंक्शन होता है। आ गई बात समझ में? तो ए किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे। लेकिन आर किसी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इसलिए ए भी बदल रहा है, आर भी बदल रहा है, लेकिन ए जो है डिपेंडेंसी के साथ बदल रहा है। इसलिए ए को हम लोग डिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं और आर को हम लोग इंडिपेंडेंट वेरिएबल कहते हैं। अच्छा, आप मेरी लेक्चर में सोचेंगे कि खूब अच्छा खासा कॉपी कलम डायरी लेकर के बैठूं और बैठ करके पूरा चेपूं एकदम खूबसूरती। अरे कॉपी है, फेयर एंड लवली थोड़ी ही ना है जो उसको लगा करके है। भोजपुरी में बहुत सारे गाना चलते हैं, तो पता नहीं फेयर एंड लवली, वैसलीन क्या क्या लगा करके कैसे कैसे है ना। देखो, खूबसूरती वो नहीं होती है जो कॉपी में सजाई जाए, खूबसूरती वो होती है जो रिजल्ट बोर्ड पे डिस्प्ले हो आपका, है ना। वहां पे खूबसूरत होना मतलब जितना टॉप में रहेगा उतना ही खूबसूरत लगेगा ना। हा? देखो, रैंक ही एक ऐसी चीज है जो कम हो तो बहुत अच्छी है। समझ में आ रही है बात? रैंक ऐसी चीज है जो जितनी कम हो उतनी ही अच्छी है। हर चीज ज्यादा अच्छी नहीं होती है, यह बात ध्यान में रख लेना। हर एक चीज ज्यादा अच्छी नहीं है। कहते हैं जहर क्या है, बात समझिएगा। जहर क्या है? तो जहर कुछ नहीं, मतलब सिंपली कह सकते हैं कि सर प्यार क्या जहर है क्या? ऑफ कोर्स है। पढ़ाई क्या जहर है क्या? ऑफ कोर्स है। हर एक चीज जहर है मेरी नजर में। कोई भी चीज लिमिट से जब बाहर हो जाए तो वो जहर है। और लिमिट किस में आता है? कैलकुलस में। चलो देखो, आगे हम लोग चलते हैं। तो ये चीजें आप ऐसा आप रफली नोट करना चाहे तो आप कर सकते हैं। मेरी लेक्चर सीरीज में ऐसा ही होता है कि मैं समझाने पे, प्रॉब्लम कराने पे ज्यादा फोकस करता हूं। कॉपी चिपवाने पे, रंगवाने पे, उसको कलरिंग कराने पे, है ना, उसको मोटा सा ग्रंथ लिखवा देने पे मैं उस पर ज्यादा बिलीव नहीं करता। और वैसे भी सब्जेक्ट जो है मैथमेटिक्स है, तो आप समझ सकते हो आप इस चीज को। ठीक है, चलो बच्चे आगे चलते हैं। अभी तो बहुत कुछ बताना, अभी तो फंक्शन का सब इंट्रोडक्शन चल रहा है। आपको ऐसा समझा दूंगा ना कि फंक्शन का फिर आप चमत्कार पे चमत्कार करते चले जाओगे। तो चलो देखते हैं, ये वाली कॉन्सेप्ट समझ में आ गए ना। यानी इसका मतलब y जो क्या है, इंडिपेंडेंट, y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है और x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। यानी y डिपेंड करेगा किस पे? x पे, लेकिन x किसी पे डिपेंड नहीं करेगा। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस आगे बढ़ने के दौरान देखिए, फंक्शन को डिफाइन करने के लिए अलग अलग, है ना, अप्रोच बताए गए हैं। ग्राफिकल अप्रोच, वर्बल अप्रोच, एनालिटिकल अप्रोच, मैथमेटिकल अप्रोच। ठीक है, बहुत सारे अप्रोच हैं। तो उसमें से हम लोग जैसे अब कुछ अप्रोच आपने देखा, मैं अब कुछ इस तरह का अप्रोच बता रहा हूं। ये वाला अप्रोच, यहां अगर मैं कोई नंबर ले लूं, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां मैं कोई नंबर ले लूं, मैंने बोला कि एक सेट ए है, एक सेट क्या है? ए है, जिसमें 1 2 3 4 5 6 नंबर है। और एक सेट बी है जिसमें ए बी सी डी ई के जी एच ये लेटर्स हैं। हमने कहा कि एक रूल हमने बैठा दिया एफ, वही बोला ना, जब भी इसको मैपिंग कहते हैं, मैप कर लेता है। अब देखते हैं कैसे। ये फंक्शन जो है ना, एक रूल है, एक नियम है। कोई भी चीज दुनिया में या तो फंक्शन होगी, नहीं तो रिलेशन होगी। मैथमेटिकल अगर फॉर्म में मैं बात करूं तो फंक्शन कब होगी, रिलेशन कब होगी, ये चीज समझना ज्यादा जरूरी है बच्चों के लिए। तो जरा हम देखते हैं। अगर मैं मान लूं 1 का इमेज सी बन रहा है, तो इमेज बनाने का मतलब होता है कि
ये एरो डायग्राम कहते हैं, इस तरह के डायग्राम को एरो डायग्राम कहते हैं, क्योंकि यहां पे तीर चलता है। हाँ, तो देखो ये तीर चलता है, क्लियर है। यहां से हम लोग तीर छोड़ेंगे जिधर की तरफ, ये तीर का निशान जिधर रहेगा वो इमेज कहलाता है। क्या कहलाता है? इमेज। और जिधर से आया है ये तीर, इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं। क्या कहेंगे? प्री इमेज बोलेंगे। तो हम बोलेंगे 1 का इमेज क्या है? C, और C का प्री इमेज क्या है? 1। ठीक है। उसी तरीके से देखिए 2 का मैंने मान लिया इमेज A बना, 3 का इमेज K बना, 4 का इमेज G बना, 5 का इमेज D बना, 6 का इमेज जो है मान लो E बन गया। तो ये फंक्शन है। अब आप बोलिएगा सर कैसे फंक्शन है? कैसा आदमी है जो डिफाइन कर दिया इसको फंक्शन है? देखो कैसा आदमी है, समझो। यहां फंक्शन कहता है ना कि जब हम पहले सेट को लेंगे ना, पहले सेट को, तो उसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा इमेज बने। कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा इमेज बने। और दूसरा पॉइंट कहता है, बस 2 ही कंडीशन देखना है। एक कंडीशन कहता है कि कोई ऐसा मतलब इसमें नंबर नहीं होने चाहिए, इसमें एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका एक से ज्यादा बार इमेज बने, और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जो छूट जाए। बस 2 ही चीज, यानी ऐसा कोई इमेज पहले में नहीं होना चाहिए जो छूट जाए, जिसका इमेज ना बने, जो इमेज बनाने में भाग ना लेता हो। और दूसरा क्या है? कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका मोर देन 1 इमेज बने। देन दिस इज कॉल्ड फंक्शन, अदरवाइज रिलेशन। बस एक ये एरो डायग्राम तरीका। आप जरा देखिए 1 का इमेज C बन रहा है, 2 का इमेज A बन रहा है। सबसे पहले चेक कीजिए क्या इसमें सबका इमेज बन रहा है? तो ऑफकोर्स सबका इमेज बन रहा है। देख रहे हैं ना, कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है जो बिना तीर का है, छूटा हुआ है, तो सबका इमेज बन रहा है। क्लियर हो गई बात? दूसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं कि इसमें कोई भी ऐसा एलिमेंट बताइए जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा हो। तो कोई ऐसा एलिमेंट नहीं है। 1 का इमेज C बन रहा है, 2 का इमेज A बन रहा है, 3 का इमेज K बन रहा है। सारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट का डिफरेंट डिफरेंट इमेज बन रहा है। आ गई बात समझ में? यानी कोई एलिमेंट इसमें छूट भी नहीं रहा है, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका मोर देन 1 इमेज बन रहा है। देन f इज कॉल्ड फंक्शन फ्रॉम A टू B। ये सेट A है और ये सेट B है। एंड इट इज डिनोटेड बाई, ऐसे इसको डिनोट करते हैं, ऐसे F सच दैट A टू B, या कोई आदमी ऐसे डिनोट कर देता है, A टू B लिख देता है और यहां पे F लिख देता है। अगली बात समझ में? ये चीज ध्यान में रखिएगा। ये जो मेरा नोटेशन है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये आयलर ने दिया हुआ था। ये नोटेशन आयलर का मैं डेफिनेशन अभी जस्ट मैं लिखने वाला हूं। जो आयलर ने जो फंक्शन का अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन दिया हुआ था, वो उनकी रिटन में जो लिखी हुई लाइन है, एक एक वर्ड, वो मैं अभी आपको बोर्ड पे लिखता हूं कि उन्होंने क्या लिखा था। जो लिखा था वही मैं बताऊंगा भाई, मैं तो वो मैं लिखूंगा। जो फंक्शन का अब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन सबसे पहले जो आयलर ने लिख करके भेजा था, मतलब उन लोग आपस में मैथमेटिशियन की बात होती रहती है ना, तो जो पब्लिश हुई थी, तो उनकी मैं डेफिनेशन का टाइप भी लिखूंगा। पहले ये समझ लें, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अच्छा, अब अगर बच्चे के दिमाग में ये चलता है, बच्चे के खोपचे में ये चलता है कि सर अगर मैं इसको ऐसा ना बना करके 2 का इमेज अगर मैं D बना दूं, तब क्या ये फंक्शन है कि नहीं? तो ऑफकोर्स ये फंक्शन है। ये ध्यान में रखिए, ये जो इमेज जो है D, इसके 2 अलग अलग प्री इमेज हैं, तो ये हो सकता है, लेकिन इधर से एक का जो है डबल इमेज नहीं हो सकता है। ध्यान में रखिएगा, यानी इधर का एक का सिर्फ एक ही इमेज बनेगा। इधर वाला यहां अगर मेरे पास ऐसा दिया हुआ रहे, यहां पे अगर ये मेरे पास 4 एलिमेंट है, यहां 2 एलिमेंट है, ये सब के सब एक ही के साथ चाहे इमेज बनाना तो बना सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है। क्लियर है? हाँ, तो ये फंक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा आप कभी भी, ठीक है? हमें नहीं लगता है यहां तो कोई दिक्कत आई होगी। इसको ऑर्डर्ड पेयर में जब लिखने की बात की जाती है, तो मैं लास्ट क्लास में कार्टेशियन प्रोडक्ट में बताया था, ऑर्डर्ड पेयर में लिखने के लिए हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, 1 का इमेज क्या बन रहा है? C, 2 का इमेज क्या बन रहा है? इसको हटा देते हैं। 2 का इमेज बन रहा है D, 3 का इमेज बन रहा है K, 4 का इमेज बन रहा है G,
6 का सॉरी 5 का इमेज बन रहा है डी और 6 का इमेज बन रहा है ई। तो आपने क्या देखा फंक्शन में, ये था एरो डायग्राम, यानी पहला काम पहले सेट का सारा एलिमेंट का इमेज बनना चाहिए, और दूसरा कंडीशन कि इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका मोर देन वन इमेज बने। इसको ऑर्डर्ड पेयर में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। तो ऑर्डर्ड पेयर में लिखने वाले में तरीका में ये होता है कि जो फर्स्ट कंपोनेंट है वो सब का सब डिफरेंट होगा, यानी एक बार जब आ गया तो दोबारा रिपीट नहीं करेगा, और रिपीट कर रहा है तो समझ लो वो रिलेशन है, फंक्शन नहीं है। और लास्ट वाला जो सेकंड वाला जो कंपोनेंट है वो भले सब में रिपीट हो जाए कोई दिक्कत नहीं है, तो फंक्शन है। यानी अगर कोई लिख दिया 1,2, 2,2, 3,2, ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे ऑफ कोर्स फंक्शन है। इसको अगर आप वेन डायग्राम में दिखाएंगे तो क्या दिखाई देगा बेटा आपको कि आपने लिया 1, 2, 3 और यहां 2, यानी 1 का भी इमेज 2, 2 का भी इमेज 2, 3 का भी इमेज 2। क्लियर है, ये फंक्शन है। आगे बात समझ में? तो हमें उम्मीद है कि आपको ये ऑर्डर्ड पेयर और एरो डायग्राम मेथड दोनों का दोनों समझ में आया होगा। क्लियर है, ये दोनों बातें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। ठीक है, अब जरा देखिए, समझिए इस चीज को। फंक्शन को चेक करने के लिए ग्राफिकल अप्रोच भी होता है। यानी अगर हमारे पास मैंने एक ग्राफ ले लिया ऐसा, तो आप ग्राफ लेने के बाद एक वर्टिकल लाइन खींचेंगे, यानी वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचिए, वाई एक्सिस के पैरेलल। और अगर वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन खींचने पर अगर एक लाइन इस ग्राफ को एक बार में एक ही जगह कट करे तो यह फंक्शन है, अदरवाइज रिलेशन है। समझ में आ रही है बात? ये लाइन कुछ बच्चा सोचेगा सर ये तो 2 जगह कट कर रही है। अबे घोंचू, ये एक्स एक्सिस है, बकलोल, ये एक्स एक्सिस पे नहीं देखना है, यहां सिर्फ देखना है कि क्या ये लाइन एक बार में ग्राफ को एक ही जगह कट करे। कुछ बच्चा सोचेगा सर ये तो यहां भी कट कर रही है, यहां भी कर रही है, यहां भी कर रही है, मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर रही है ग्राफ को। अबे पागल, तो ये सब अलग अलग लाइन है, और जब अलग अलग लाइन होती है ना तो उनको कंबाइंड में बात नहीं कर रहा हूं। यानी एक डिफरेंट लाइन इस ग्राफ को एक बार में एक ही जगह कट करे तो ये फंक्शन है। अगर मैं यहां पे ऐसे ले लूं, ये देखो, अगर मैं ऐसा बताऊं और अगर मैं वर्टिकल लाइन लेकर के चलूं तो क्या ये फंक्शन है कि नहीं है, तो हम बोलेंगे हाँ फंक्शन है। लेकिन अगर मैं ऐसा यहां रखता और ऐसे बोलूं तो अब मैं बोलूंगा कि क्या ये फंक्शन है, तो बोलूंगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये वाली लाइन जो है इस कर्व को एक बार में मोर देन 1 पॉइंट पे कट कर दे रही है, और जब ये वाली लाइन इस कर्व को एक से ज्यादा बार कट कर दे तो हम कहेंगे कि ये फंक्शन नहीं है, ये बल्कि क्या है, रिलेशन है। क्लियर है, ये क्या है, रिलेशन है। तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। क्लियर है? तो आप एरो डायग्राम से जो आपने समझा ये कि एफ एक रूल है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, यहां मैं 1 2 3 4 लिया, यहां मैं ए बी सी डी ई जी ले लिया, 1 का इमेज सी बना दिया, 2 का इमेज ए बना दिया, 3 का इमेज डी बना दिया, 4 का इमेज ई बना दिया। ठीक है, तो ये फंक्शन है, क्योंकि कोई एलिमेंट इसमें ऐसा नहीं है जो छूट रहा है, और कोई एलिमेंट ऐसा नहीं है इसमें जिसका एक से ज्यादा इमेज बन रहा है। ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कभी भी। क्लियर है? तो फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन है ना, तो ये चीजें जो है 1 2 3 4 इस फंक्शन का डोमेन कहलाती है, और ये जो चीज है इस फंक्शन का कोडोमेन कहलाती है। यानी जब भी अगर आपको ऐसा लिखा हुआ मिलेगा, इस तरीके की बात हो, तो ये जो है डोमेन कहलाएंगी और ये जो है कोडोमेन कहलाती है। अक्सर बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर यही रेंज है क्या? नहीं, ये क्या है, कोडोमेन है। ये बात आप ध्यान में रखिएगा, कोडोमेन है। रेंज क्या होता है, इन बातों को समझते हैं। यहां देखिए, इमेज बनने में कौन कौन एलिमेंट भाग ले रहा है, तो ए सी डी और ई। लेकिन जो इमेज बने या ना बने वो कौन कौन भाग ले रहा है, तो ए बी सी डी ई जी। तो ए बी सी डी ई जी ये सब का सब कोडोमेन कहलाएगा, और जो इमेज बनने में भाग लेता है वो हमारा रेंज कहलाता है। यानी अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं बेटा, तो इसका रेंज हो जाएगा ए सी डी और ई। तो कभी भी याद रखिएगा कि रेंज जो होता है वो कोडोमेन का सबसेट होता है। यानी रेंज बहुत ज्यादा हो जाएगा ना, तो ये पूरा का पूरा एलिमेंट हो जाएगा।
बहुत ज्यादा हो जाएगा तो, या इससे कम ही इमेज बनाने में भाग लेगा। आई होप क्लियर हो चुका होगा आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा इस बात को ध्यान में रखिए, सुनिए। बहुत गर्मी है भाई, काश कि नूरा फतेही को समझ में आता। वो भी तो बेचारी परेशान है बच्ची नूरा फतेही। ओह, वो भी कहती है हाय गर्मी, पता ना गर्मी कहाँ कहाँ लगती है। हाँ, खैर गर्मी तो बिहार में भी लगती है, राजस्थान में भी लगती है, उत्तर प्रदेश में भी लगती है, बहुत जगह लगती है। हाँ रे, तो सुन रहे, लुलिया मांगेले फंक्शन मांगेले। हाँ, ये तो भोजपुरी गाना हो गया ना जी। चलो, कभी कभी सुनना चाहिए। तो अब हम लोग आगे देखते हैं, ध्यान से समझिएगा। अगर 1 का इमेज D बन गया तब ये देखिए, आप ऐसा समझिए कि ये जो चीजें होती है ना, ये लगभग मतलब वाइफ का काम करती हैं, ऐसा अगर चीज है तो। और अगर ऐसा चीज है ना, ये जरा ध्यान में रखिएगा, वाइफ इसलिए बोला कि यहां देखे चले, मैं थोड़ा सा मजाकिया भाषा में बता रहा हूं, प्लीज डोंट माइंड, गर्ल्स और बॉयज, ठीक है, मेल और फीमेल, बाकी बीच वाले भी। देखो इसमें मैं क्या बता रहा, इसमें मैं ये बता रहा कि यहाँ पे जो है ये 7 जो है बहुत सारे का गर्लफ्रेंड, मतलब समझ में आ रही बात। ये मान लीजिए कि अगर एक लड़की है तो ये 4 लड़कों को घुमा रही है, या अगर ये लड़का है तो ये 4 लड़कियों को घुमा रहा है, पता भी नहीं चल रहा है। वही होते हैं बाबू सोना बेबी वाले, है ना, जो फोन करके कहते हैं हाँ देखो ना मेरी मम्मी का फोन आ रहा है, पता चलता है ये नई वाली मम्मी है। समझ में आ रही है बात। यानी ये जो है लड़का बोलता है, इससे जब बात कर रहा होता है तो बोलता है मम्मी का फोन आ रहा है, तो इसका भी इमेज बना लेता है, इसके साथ भी पैचअप है, इसके साथ भी पैचअप है, तो हाँ ये फंक्शन है, ध्यान रखिएगा। लेकिन जहां पे अगर ऐसा केस मिले, ये इसके साथ भी और इसके साथ भी फंक्शन नहीं है, फिर रिलेशन कायम हो गया, ये ध्यान में रखिएगा। आ रही बात समझ में? तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा कि जहां कहीं भी मोर देन 1 इमेज बनना शुरू हो गया, समझ जाइए ये चीट कर रही है, ये चीट कर रहा है, धोखा दे रही है। एक गाना भी है, 100 में से 90 को धोखा देती है, अब पता ना कौन कौन क्या क्या जौन भी। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा, ये धोखा दे रही है या धोखा दे रहा है, फंक्शन नहीं है। क्लियर है? यहां रूल जो है, F का नाम प्यार है, प्यार, लव। तो यहां पे कह सकते हैं ना कि 1 loves C, अब 1 loves B, 1 loves C, 1 loves B, सीधा आदमी कह देगा साला ये तो बड़ा कैरेक्टरलेस है भाई। आगे बात समझ में? वैसे ही आप यहां समझ जाएगा सीधा कि ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? तो इन सब चीजों के साथ मुझे उम्मीद है कि शायद आपको समझ में आया होगा कि फंक्शन को अगर डिफाइन करने की बात करें तो मैं ऐसा कह सकता हूं कि फंक्शन जो होता है वो एक रूल होता है, और इस तरह का रूल होता है कि पहले सेट का सारा एलिमेंट का इमेज दूसरे सेट में बनना चाहिए, और पहले सेट में कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका 1 से ज्यादा इमेज बने। तो हमारा क्या कहलाता है? वो फंक्शन कहलाता है, फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। ठीक है, यानी यहां जो हम लगाएंगे ना, यहां F, तो हम बोलेंगे कि यही एक नियम है, और इसको हम Y मान लेते हैं, और ऐसा हम दिखा देते हैं कि यहाँ X, ये Y, एक रूल F। ये ध्यान देना, ये तीर मारने में एगो हई तीर मारते हैं, बाप रे बच्चा सब भाई बहुत तीर मारता है भाई, ऐसे मारा, खच दे लगे, ओ आओ गिर गया, अबे ये तीर दूसरे जगह लग जाएगा, ये तीर कहाँ कहाँ घुस जाएगा पता ही नहीं चलेगा। आपको तीर छोड़ना जरूर है, लेकिन ऐसा डायग्राम बना के मत छोड़ देना। देखो ये कुछ लोग का मैं डायग्राम बना रहा हूँ, देख लो, ये डायग्राम है, ये रूल है, लो है, F हो गया एगो रूल। समझ में आ रही है बात? यहाँ पे हो गया, इस दिल में है ना, रामू, कामू, मामू, अरे क्या बात है भाई, सब आ गए इसमें। यहाँ पे है सूफा, गुफा, फूफा, ये सब आ गए। अरे बात समझ में? तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, रामू, गुफा, कामू, सूफा, मामू, फूफा, ये फंक्शन है।
आप चाहें तो रामू का भी फूफा हो सकता है, कामू का भी फूफा हो सकता है, और मामू का भी फूफा हो सकता है। ये फंक्शन है, ये ध्यान में रखिएगा। लेकिन रामू का फूफा और रामू का सूफा ये जो है फंक्शन नहीं है, तो ये जो ध्यान में रखिएगा, ये शेप से मतलब नहीं है। आप ऐसा सर्कल भी बना सकते हैं, ऐसा दिल वाला भी डायग्राम, हालांकि दिल तो ऐसा होता नहीं, लेकिन हम लोग बस अपने एजम्पशन के लिए भाई, है ना, हम हैं इंडिया वाले, है ना, तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ये गड़बड़ हो जाता है। तो हम लोग देखते हैं एक फंक्शन का डेफिनेशन। तो जस्ट मैंने अभी जो बता कर गया कि एलर का डेफिनेशन, है ना, जो क्या लिखा है, एलर्स एब्स्ट्रैक्ट डेफिनेशन ऑफ फंक्शन इन 1755, ठीक है, जो एलर ने 1755 में, ये एक हिस्ट्री है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिएगा, बहुत कम देखने के लिए आपको मिलेगा ये चीज़, ठीक है। तो ये एक हिस्ट्री है जो उनके रिटन में है, एलर के रिटन में है, जो फंक्शन को उन्होंने डिफाइन किया था, आप देख सकते हैं। और बिल्कुल जो मैंने बातें बताई हैं उससे आप रिलेट करके देखें, समझ जाएंगे। ये बातें मैंने नहीं बताई है, ये बातें इन्होंने बताई है, जो मेरी आवाज़ से आपके कानों तक पहुंची है, ठीक है। पढ़िए जरा, हम पढ़ते हैं, आप इसको सुन ले। कह रहा है, इफ सम क्वांटिटीज सो डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज दैट इफ द लेटर आर चेंज द फॉर्मर, लेटर यानी बाद में, फॉर्मर मतलब जो पहले वाली, वही जो मैंने कहानी बताया ना, एक्स और एक्स स्क्वायर वाली, यानी एक्स स्क्वायर लेटर है और एक जो है फॉर्मर है, ठीक है। तो कह रहा है कि इफ सम क्वांटिटीज सो डिपेंड ऑन द अदर क्वांटिटीज दैट इफ द लेटर आर चेंज्ड द फॉर्मर अंडरगो चेंज, यानी जब फॉर्मर क्वांटिटी चेंज के अधीन जाएगी, बदलाव में जब जाएगी, तो दूसरी वाली जो है लेटर में, यानी जो बाद में बदल रही है एक्स स्क्वायर जो है, वो बदलेगी ही बदलेगी, ठीक है। देन द फॉर्मर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंक्शंस, तब जो फॉर्मर क्वांटिटी होते हैं वो फंक्शन होती है, किसकी, लेटर की फंक्शन होती है। क्लियर है। दिस डेनोमिनेशन इज ऑफ ब्रॉडकास्ट नेचर एंड compromises every method by means of which one quantity could be determined by others. If therefore x denote a variable quantity, then all quantities which depend on x in any way or are determined by it are called functions of it. ऐसा लग रहा है मैं न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ, अरे बात समझ में। खैर जो भी है, ये एक हिस्ट्री थी जो मैंने आपको बताया, ठीक है। मैंने ये चीज़, मतलब कैसे डेफिनेशन जो है लिखा गया था, सबसे पहले ये चीज़ आप देखें, यानी सारी बात, इसके दिल का दर्द, इसके फेफड़े का दर्द सिर्फ इतना ही है कि एक क्वांटिटी जो है ना, दूसरी क्वांटिटी में बदलाव लाएगी। यानी एक्स की अगर मैं बात करूं और एक वाई क्वांटिटी की बात करूं, तो वाई जो है एक्स पे डिपेंड करेगा, जो मैंने अभी बता करके गया। मैं एक और एग्जांपल आपको दिखा रहा हूं, ठीक है, लेकिन क्या करूं, वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो रही है, कोई बात नहीं है ना, ब्लूटूथ से डेटा ले लेना सब मुझसे, ठीक है ना। खैर देखो, मैंने बताया सर्कल के एरिया बताया था, ये एक रेक्टेंगल है जिसका साइड लेंथ ए और बी है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज होता है, पेरीमीटर और एरिया। क्लियर है, ध्यान में रखिएगा। रेक्टेंगल जो है ना, अगर मैं इसकी ए की वैल्यू चेंज करूंगा ना, तो ए को डिस्टर्ब करने से पेरीमीटर और एरिया दोनों डिस्टर्ब हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। मैं बी को अगर डिस्टर्ब कर दूं तब भी पेरीमीटर और एरिया डिस्टर्ब हो जाएगा। तो हम क्या देखें कि P सिर्फ A पे डिपेंड कर रहा है या P सिर्फ B पे डिपेंड कर रहा है या P A और B दोनों पे डिपेंड कर रहा है। तो यहां कहानी है कि रेक्टेंगल का पेरीमीटर जो होता है वो A पे भी और B पे भी दोनों पे निर्भर कर रहा है, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इज द फंक्शन ऑफ A, B। जस्ट नोट इट। एरिया इज द फंक्शन ऑफ A एंड B। यहां दो वेरिएबल है A और B, लेकिन कुछ कहानी ऐसे घुसेड़ देती है कि इसका लेंथ और ब्रेड्थ जो है सेम वेरिएबल x लेकर के बनाना है। तो इस पे भी मैं बेस्ड प्रॉब्लम कराऊंगा, जस्ट इसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं जब प्रॉब्लम वाली वीडियो कराऊंगा तो उसमें ये चीज कराऊंगा, तो आप देखेंगे उसमें। तो यहां हमने देखा कि जब भी अगर एक क्वांटिटी दूसरे क्वांटिटी पे डिपेंडेंट रहती है तो हम कहते हैं कि वो फंक्शन का काम कर रही है, ठीक है ना। ये चीज ध्यान में रखिएगा। फंक्शन का मैंने बहुत सारा डेफिनेशन बताया। फंक्शन को मैं एक लाइव एग्जांपल के हिसाब से बताऊं, जैसे आप ऐसा सोच लो कि दुनिया में कोई ऐसा आदमी है जिसका बर्थ डेट ना हो। कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका बर्थ डेट नहीं होगा। सबका है, मेरा तो है, पता नहीं आपका पता नहीं। दुनिया में ऐसे सभी इंसान हैं
या सभी जीव जंतु का बर्थ डेट होता है, बस जानवर लोगों को पता नहीं होते और हम इंसान जो है जानवर की तरह बर्थडे मनाते हैं, मतलब अलग चीज़ है ना। पूरा मतलब केक लवेर करके है ना, अच्छी बात है, बर्थडे मनाना अच्छी बात है। कुछ लोग हमें जो है मुफ्त का ज्ञान भी देते हैं, कहते हैं कि अरे तुम्हारी ज़िंदगी की 1 साल कम हो गई और तुम जो है बर्थडे मना रहे हो। अरे तो घंटा है ना 100 साल जी के भी क्या फ़ायदा है, 10 दिन जियो, मस्ती के साथ जियो, बढ़िया जियो, है ना। मतलब बी बोल्ड यार, वैसे भी जान रहे हैं आज हम हैं कल मर जाएंगे, कोई बात नहीं है। अब बर्थडे है ना, हैप्पी बर्थडे मना लेते हैं, अलग है। तो दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका बर्थडे ना हो, जिसका बर्थ का डेट ना हो, और दुनिया में कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसका 1 से ज़्यादा बर्थडे हो। मतलब एक डेट ऑफ बर्थ फिक्स हो जाता है, जैसे 28 अगस्त। अगर बाय द वे मान लो कि मेरी पैदाइश 28 अगस्त को है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि मेरी पैदाइश फिर 28 मार्च को भी होगी? संभव है ऐसा? नहीं है ना। तो ये लाइव एग्जांपल है आपके पास। मैंने वही चीज बताया आपको कि इसमें अगर कोई एलिमेंट है और इसमें भी कोई एलिमेंट है, तो इसमें कोई ऐसा एलिमेंट नहीं होना चाहिए जिसका इमेज ना बने, यानी कोई छूटे नहीं। यानी वही चीज है कि मैं या कोई भी आदमी ऐसा है जिसका बर्थ डेट ना हो, तो ऐसा नहीं है। सबका बर्थडे होता है, यानी सबका इमेज बन रहा है। और कोई ऐसा एलिमेंट नहीं हो जिसका 1 से ज्यादा इमेज बने, कोई ऐसा आदमी नहीं जिसका 1 से ज्यादा बर्थ डेट हो। ये लाइव एग्जांपल है फंक्शन का। दूसरा एग्जांपल आप ले लो कि सैटेलाइट और प्लेनेट का बहुत रिश्ता होता है आपस में। कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है जिसका प्लेनेट नहीं होगा, जो प्लेनेट को असाइन नहीं करता उसके कॉरेस्पॉन्डिंग उसका प्लेनेट नहीं होगा। ऐसा कोई भी सैटेलाइट नहीं है। और कोई ऐसा सैटेलाइट नहीं है जिसका मोर देन 1 प्लेनेट हो। 1 से ज्यादा प्लेनेट उसका हो ही नहीं सकता है। एक प्लेनेट के लिए सैटेलाइट अलग होता है। तो ये भी क्या है? ये भी एक फंक्शन है। फंक्शन मशीन की तरह भी देख सकते हो आप। जैसे आटा चक्की मशीन देखा होगा। आटा चक्की मशीन में यहां से हम देखते हैं ना कि यहां से हम लोग जो है ना ग्रेन्स ऑफ व्हीट यानी गेहूं के दाने हम यहां से डालते हैं और यहां से गेहूं के दाने जो है पीस करके निकलते हैं, जिसे हम लोग व्हीट आटा कह देते हैं। तो इसमें जो है ना पीसने वाला काम होता है, इसमें पत्थर रहता है मशीन के अंदर। तो ये जो है इनपुट पार्ट कहलाता है, ये ऑपरेशनल पार्ट कहलाता है, और ये जो है ना आउटपुट पार्ट कहलाता है। यही ऑपरेशनल पार्ट जो है ना फंक्शन का काम करता है। जैसे हमने क्या किया, यहां पे मैंने यहां पे अगर मैं बात करूं तो यहां पे मैंने शक्ति कपूर डाला, यहां पे मैंने शक्ति कपूर डाला। यहां पे एक ऐसा फंक्शन काम कर रहा है जो यहां से श्रद्धा कपूर निकले। समझ में आ रही है बात? यानी यहां से ओह ललिता, यहां से मैंने डाला और यहां से सब तेरा। कौन सा फंक्शन काम किया है? जनरेशन काम कर गया है। यहाँ पे अरिजीत सिंह काम कर गया। सोचो, प्यार करने वाले कभी डरते नहीं। जैकी श्रॉफ के साथ ये गाना, जैकी श्रॉफ के साथ ये गाना आई थी। ये शक्ति कपूर उसमें थे, बाप रे बाप, मीनाक्षी शेषाद्री के साथ है। और बताइए, इधर आशिकी 2 में बदल गया ये भाई। ये कौन सा ऐसा फंक्शन काम कर गया? दैट इज नोन एज फंक्शन। ये भी फंक्शन है। यानी यहां पे ऑपरेशनल पार्ट जो है यहां फंक्शन काम करता है। यानी कि जैसा कि अगर पढ़ाई लिखाई की भाषा में बात करो, अगर बकवास बकलोलई वाला भाषा छोड़ दो तो यहाँ 3 डालो और यहाँ पे एक ऐसा फंक्शन है जो 3x + 2 कर दे, तो आउटपुट देखिए क्या होगा। ये x की वैल्यू होते हैं इनपुट पार्ट 3, यहाँ 3 डालेंगे, ये 11 फेंक देगा। ये क्या है? फंक्शन है। ये चीज ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो अब हम लोग जो है फंक्शन को इतने अच्छे तरह से देख चुके होंगे। हम लोग नेक्स्ट पार्ट जो है वीडियो का देखेंगे। उसमें आपको प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन फंक्शन मिलेगा, डेफिनेशन से रिलेटेड। थोड़ा सा वो बहुत छोटी वीडियो होगी, उसमें थोड़े से फंक्शन का डेफिनेशन वगैरह डिफाइन करने के लिए बता दूंगा, ठीक है ना। और उसमें कुछ फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी, पीस वाइज जो है तरीका भी, वो भी बताऊंगा कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, और अप्लाइड प्रॉब्लम्स भी मिलेगा आपको। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे दूर दराज क्षेत्रों में, देशों में, कंट्री, महादेश, महाद्वीप, जो खा लो, सब जगह भेज दो। जिसको देखना होगा देखेगा, जिसको नहीं देखना होगा वैसे भी नहीं देखेगा। क्लियर है? लेकिन अगर वीडियो देखने से अगर किसी भी बच्चे का, किसी एक भी बच्चे का अगर कॉन्सेप्ट अगर अच्छा हो जाता है तो शायद मेरी वीडियो जो है सफल है, ये मेरे मानने में है, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।